मेरे सम्मानित प्रिय, हमने पिछले वीडियो में आप लोग से बात किया था। याद होगा आपको कि दूसरे सेक्शन में हम लोग बात किए थे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का पूरा समावेशन पर हम लोग बात किए थे। एक इंक्लूजन लाए थे कि आप लोग को कैसे अप्रोच करना है। देखिए, वो ज्यादा कंपेरेटिवली वो ज्यादा चीजें कर नहीं पाएगी। जो बेसिकली हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पर करना है तो वो हम लोग को करना होगा साइंस सेक्शन में। तो हमने कहा था कि दरोगा मेंस की तैयारी के लिए हम लोग थोड़ा बात कर ले कि साइंस सेक्शन में हम लोग के पास क्या बनता है, अप्रोच क्या बनता है। तो साइंस सेक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं, हम सीधा बात करते हैं, हम लोग एकदम समझिएगा। देखिए, जितना एक बेहतर रणनीति आप तैयार करते हैं तो उस हिसाब से आप अपने आप को रेडी कर पाएंगे। देखो, तो अगर अगर साइंस सेक्शन में अगर ये 3 सेक्शन तुम लोग के अंडर हैंड चला जाता है तो तुम अपना काम बहुत बेहतर कर पाओगे। सबसे पहला सेक्शन हो गया बायोलॉजी का सेक्शन, पहला सेक्शन। और सबसे ज्यादा इस पर ध्यान आपको देना भी पड़ेगा, ज्यादा अटेंटिव भी रहना पड़ेगा। दूसरा आपका सेक्शन हो गया फिजिक्स का, और तीसरा हम लोग के पास सेक्शन है केमिस्ट्री का। अब देखिए, ये 3 सेक्शन है और बेसिकली हम तो बात करें आपसे कि इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो सवाल है वो सभी बच्चों के पीछे, सबका तैयारी करीब करीब एकदम पैरेलल है, तभी तो सबका प्री हुआ है। और आपकी पैरेलल लड़ाई है, आपके अपने कैटेगरी में लड़ाई है तो पैरेलल लड़ाई ही है। अब इस पैरेलल में से आपको थोड़ा स्ट्रेटजी बेहतर करना पड़ेगा, थोड़ा रणनीति बेहतर लगाना पड़ेगा, तब फिर आप बेहतर परिणाम की तरफ, बेहतर एक अचीवमेंट आपके पास आएगा। उसी अचीवमेंट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, क्या है ना कि हम अगर बात करते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो पहले क्या था कि बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता था। अब वो जमाना खत्म हो गया है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। थोड़ा साइंस में मॉडरेशन की तरफ बात कर रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर खंड की बात करें तो हम सबसे पहले बायो के खंड को बाहर करते हैं कि बायो के खंड में क्या क्या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, किस किस सेक्शन पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, जो आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और सवाल आपके लिए ज्यादा टफ टास्क नहीं बनेगा। तो हमारे सबसे पहले एक लेवल पर तो हमेशा बात रखिएगा, पहले कंसेप्ट, तब डिस्कशन और बाद में ऑब्जेक्टिव। और यही चीज आपके ऑब्जेक्टिव्स को मतलब आपके उद्देश्य को फुलफिल कर पाएगा। दरोगा मेंस में खासकर आपका उद्देश्य एकदम साफ और स्पष्ट होना चाहिए और किसी तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पर बायोलॉजी पर बात कर ले कि बायो सेक्शन में आपको अपने आप को कैसे तैयार करना पड़ेगा। देखिए, क्या है ना कि बायो में सबसे पहले आप किसी चैप्टर को अगर आप जगह देते हैं, सबसे पहले दीजिएगा तो एक चैप्टर है जिस चैप्टर में करीब करीब सब फंक्शनिंग के बारे में बताया गया। फंक्शनिंग का मतलब होता है, इसको हम लोग एक बोल सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल सेक्शन पे हम लोग को बात करना है, जिसमें ज्यादातर सवाल, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आप चूंकि प्योर साइंस से हट करके हम बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं कि जिसमें मैकेनिज्म का बात हो। मैकेनिज्म का मतलब समझ रहे हैं ना कि हम मनुष्य हैं तो हमारे शरीर में कुछ मैकेनिज्म हो रहा है, तभी तो हम कुछ कर पा रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी लिबरेट हो रहा है। आप पूछेगा सर मैकेनिज्म में क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपके शरीर के ग्रोथ के लिए, आपके शरीर को के बढ़ने के लिए आपके पास पहला मैकेनिज्म क्या है कि हम चीजों को खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया आप बढ़िया से कीजिए। आप डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या क्या आप अप्रोच कीजिएगा कि जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट पहले लिए माउथ में, तो माउथ में ऑरल कैविटी में गया, उस चीज को चबाए, तो यहां पर से हम लोग का एक ग्लैंड है जो टाइलिन, जहां से टाइलिन का सेक्रेशन होगा, ये पैरोटिड ग्लैंड टाइलिन का सेक्रेशन करेगी। फिर हम लोग का ओएसोफेगस में जाएगा, धीरे धीरे स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में जा करके स्टोमक में एक ऑक्जेंटिक सेल होता है, ऑक्जेंटिक सेल के बारे में बात करना है। वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, बड़े अगर रॉ मटेरियल उसको पचाने का काम करेगा। फिर अगर हम लोग और बात करें तो आगे की और प्रोसीडिंग होगा, तो प्रोसीडिंग में हम लोग देखेंगे ट्रिप्सिनोजन होगा, एमल्सिफिकेशन का काम होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना डाइजेशन का प्रोसेस है। तो पाचन क्रिया विधि पर आपको अच्छा पकड़ करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले ह्यूमन बॉडी के मैकेनिज्म पर बात करेंगे। तो पहला आपके पास सेक्शन होगा कि थोड़ा डाइजेशन को बढ़िया से कर लेना है। डाइजेशन के में खासकर चीजों को देखिएगा, कौन प्रोटीन को पचाता है, कौन कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कौन लिपिड को एमल्सिफाई करता है, ये सारा चीज उसी में आप देख लीजिएगा। एडिपोज टिश्यू किसको बोलते हैं,
ये सारा चीज आप कर लीजिएगा। पहले क्या था ना कि बायोलॉजी का मतलब लोग ब्लड ब्लड पढ़ लिए, उनको लगा कि चलो हमको सब पता हो गया कि ब्लड पूरा सिस्टम हो गया। लेकिन ये आपको ब्लड नहीं पढ़ना है, आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़िया से पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि हार्ट कैसा होता है, हम मैमल्स का हार्ट कितना कितना चैम्बर का होता है, उस चैम्बर में ट्राइकस्पिड वल्व कहां पर सिचुएट करता है, बाइकस्पिड वल्व कहां पे है, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, पल्मोनरी वेन का काम क्या है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि उस दोनों पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में, इस दोनों के जो कंजुगेशन में जो हम लोग के पास जो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का जो माजरा है उसको समझना पड़ेगा। कैसे ऑक्सीनेटेड ब्लड है, कौन डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उस चीज को समझना है। अब क्या किया है, ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे शरीर में ऊर्जा का जो संचरण हो रहा है, जो एनर्जी का जिसको हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी पास हो रही है, ये एनर्जी लिबरेट हो रही है, उन चीजों में आपके पास 3 मटेरियल आएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन। इन तीनों चीजों पर आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो मिला जुला करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पाचन क्रिया विधि पर आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए। साथ साथ परिसंचरण तंत्र आपका आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे परिसंचरण तंत्र में क्या क्या बातें हैं। और अगर ब्लड पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग में हेपेरिन का क्या क्या रोल है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या रोल है, या फिर आरबीसी कैसे काम करती है, डब्ल्यूबीसी कैसे काम करती है, तमाम चीजों को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और उसका एक कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि पहले ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि बताइए आरबीसी का आयु कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का आयु कितना होता है, कितना अनुपात में रहता है। अब ये सब जो पैरेलल क्वेश्चन ये पूछना बंद कर दिया है। अब आपसे थोड़ा तरीके का सवाल पूछेगा। अब जैसे क्या है, देखिए जैसे अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो आपको पता है कि हम लोग के पास एक क्रेब्स चक्र है, नाम सुना होगा, क्रेब्स साइकिल जिसको बोलते हैं। एक हम लोग के पास ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। अभी इस बार सवाल भी पूछा था, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस किसको बोलते हैं। इसी तरह का मैकेनिज्म प्लांट में भी होता है। तो प्लांट के भी मैकेनिज्म को आपको समझना पड़ेगा कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है। जैसे पत्तियां अपना भोजन बनाती है ना, तो पत्ती क्या है, ऑर्गेन है। और पत्ती जो ऑर्गेन भोजन बनाती है उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो अंदर में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, उसको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो पिगमेंट है, और उस पिगमेंट के अंदर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को मिलता है मैग्नीशियम, जो भोजन को बनाने में मदद करता है। तो चीजों को समझना है, केमिकल नेचर को आपको पता करना पड़ेगा, तब बायोलॉजी क्लियर होगा। अब देखिए बायोलॉजी में हम लोग, हमसे पूछिएगा कि सर हम तो मैथ्स बैकग्राउंड के रहे सर, बायोलॉजी हम कैसे अच्छा करेंगे। हमें पता है कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा बाइलिंगुअल, आपको अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। हम उस मजाकिया तौर में बात नहीं कर रहे हैं जो आपका इंटरेस्ट लेवल का जोन होगा, क्योंकि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमें आपका सिर्फ कैरियर नजर आता है। और जब शिक्षक को डबल स्टार नजर आता हो तो निश्चित तौर पर वो अपने टारगेट से हिलना नहीं चाहता है। अगर हम हिल जाएं तो मुझे पक्का है कि लोगों का इस चैनल पर आकर के ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे फायदा हमको तो होगा, लेकिन हमारे बच्चे जो अपना वक्त जाया कर रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि किसी हाल में किसी बच्चे का वक्त खराब ना हो, उसका वक्त का पूरा पूरा कंप्लीटली सदुपयोग हो। जो यूटिलिटी है, जिसकी उपयोगिता बोलते हैं, उसको उपयोगिता कंप्लीटली होना चाहिए। तो बस आप चीजों को देखिए, अभी चूंकि शुरुआत हुई है, हम धीरे धीरे हम एक एक चैप्टर को आप तक पहुंचाएंगे। चूंकि हमें पता है कि सारे बच्चे हमारे पास ऑफलाइन सेशन में आएंगे नहीं। वैसे खुशी की बात है कि अब ऑफलाइन सेशन शुरू हो गया है। कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बो पैक करवा ले, हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। जो भी दूर दराज में बच्चे हैं जो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, इसका कुछ ना कुछ उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा। और अगर ऐसे व्यवस्था को हम ढूंढते हैं तो निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे, वो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन है क्या कि आखिरकार ऑनलाइन और ऑफलाइन का दोनों का जो कंजुगेशन है वो डिफरेंट जोन में है, वो दोनों को मैच कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़े से क्या होता है कि हमारे पास एक सीमित संसाधन, एक सीमित वक्त होता है जिसमें आपसे हम बातें करते हैं। ऑफलाइन में क्या पता है, हमारे पास असीमित समय है जिसमें हम बच्चों से बहुत अच्छे से, बहुत कूल होकर के, बीच बीच में मजाक करके भी, बीच बीच में एंटरटेन करके, बीच बीच में कुछ बातों पर चर्चाएं करके हम लोग बहुत मौज करते हैं। मतलब उसका कोई जोड़ नहीं है। हम आज ही एक आदमी से बात कर रहे थे, पूछा था सर कि अगर ऑनलाइन गंगा नहाना हो जाता तो बताइए सर कितना लोग सेटिस्फाइड होगा। ऑनलाइन हम गंगा नहा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन हम नहा रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, तो सर गंगा नहा लीजिए। हमको तो एक बार में क्लियरेंस नहीं होगा सर, जब तक गंगा में एक डुबकी नहीं मारते हैं तब तक नहीं लगता है कि आज हम गंगा जी नहा लिए और अब स्वच्छता का सिस्टम है। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी बहुत बड़ा चीज है। मानसिक रूप से अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपकी संतुष्टि पूरे शरीर में दिखती है।
तो वही चीज है ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिस्टम। लेकिन हमारे पास माध्यम अगर ये है, डिजिटल का माध्यम दिया गया है और लोग इस माध्यम से बहुत दूर तक काम कर रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इन माध्यमों से आप तक पहुंचे। चलिए हम बात करते हैं पहले बायो सेक्शन का। तो हम बात कर रहे थे प्लांट बायोलॉजी में। अब देखिए प्लांट बायोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो पत्ती अपना भोजन बनाती है। पत्ती अपना जब भोजन बनाएगी तो उसमें भी एक प्रोसेस है, देखते होंगे कि वह भी अपना एक प्रोसेसिंग करती है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। अब हो सकता है कि एग्जामिनेशन में थोड़ा केल्विन साइकिल में घुस के क्वेश्चन पूछ देगा, तो पूछना, देखिए क्या सवाल पूछा जाएगा ये आपको पता नहीं। ये सवाल को अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्ट बाय पार्ट उसको तोड़ना पड़ेगा। और एक जब आप पार्ट को तोड़ करके उसका कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपके पास बहुत अच्छा अप्रोच खुलता है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बायोलॉजी में अगर एंट्री करते हैं, यानी अगर आप अगर स्वाध्याय भी कर रहे हैं, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिएगा। जो क्रियाविधि हम लोग के शरीर में है, हमारे में हो या प्लांट में हो, दोनों के मैकेनिज्म को कंपैरेटिवली आप देखिएगा। जैसे हमारा भोजन हम खाते हैं, हम श्वास लेते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी का लिबरेशन होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, एटीपी फॉर्म में बनता है जिसको हम लोग एडेनो ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एडीपी फॉर्म होता है जिसको एडेनो डाइफॉस्फेट बोलते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस आपके शरीर में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका कुछ ना कुछ एक कन्वर्जन होता होगा, एक रूपांतरण होता होगा। तो उन चीजों को समझना। अब प्लांट को देखिए कि पौधा क्या है, कि एक बीज है, बीज के पीछे की तरफ का पार्ट जो निकलेगा, वो जो पीछे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ रेडिकल, और वही रेडिकल बाद में रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और वही बीज का आगे वाला पार्ट जिसको प्लूमल्स बोलते हैं, बाद में उसका स्टेम का रूप लेता है। और वही बाद में दो डिफरेंशिएट हमारे पास चीज आ जाती है, रूट और सूट। अब रूट का आपको स्ट्रक्चर अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब रूट में आपको जाना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रूट्स, एडवेंटियस रूट किसको बोलते हैं, फाइबर रूट किसको बोलते हैं, बहुत सारे रूट को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि रूट के मैकेनिज्म पर, कि जिसको पानी तुरंत मिल जाएगा वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा रूट, जिसको पानी दूर में मिलेगा वो अंदर जाएगा। अब सोचिएगा कि जो जीरोफाइट एरिया है, जहां पर मरुस्थल एरिया है, वहां पर क्या होगा, रूट अंदर की ओर जाएगा। लेकिन जहां पर पानी ही पानी है, जहां पर झील वगैरह है, वहां पर देखिएगा सब पौधा पानी पर तैरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसको पानी इमीडिएट मिल जाता है। लेकिन वही चीज अब देखिए, अब उसी चीज में आप प्लांट में डिफरेंशिएट हो जाएगा कि जितना भी मरुस्थल वाला एरिया में जितना भी प्लांट होगा, उसमें आप थ्रॉन देखिएगा, कांटा रखिएगा। कांटा रहने के पीछे वजह क्या है कि वो कांटा ट्रांसपिरेशन का काम कम करती है। अब जब ट्रांसपिरेशन का आएगा तो आपको जानना पड़ेगा वाष्पोत्सर्जन किसको बोलते हैं, पोटोमीटर का क्या कंसेप्ट है, फेनोक्स पोटोमीटर किसको बोलते हैं। बाबू बायोलॉजी बहुत बड़ा चीज है। और ये जो हम लोग जो दो चार को रट्टा मार लेते हैं ना कि आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, ऊर्जागिरी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पूछेगा। हो गया 10 साल पहले पूछता था, खूब मौत से लोग मारते थे, 20-25 क्वेश्चन रटे मारे, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम, मार दिया, एकदम पूरा खुश हो गया। बायोलॉजी सर हमारा जबरदस्त है, जो पूछेगा सब बता दें। कितना हड्डी सिनेमा में सुने होंगे कि हीरो ने कहा था कि अरे अब इतना प्रकार का हड्डी होता है, हमको पहली बार पता चला। जब हम मारते थे लोगों को, जो जब टूटता था तो कभी सोचे भी नहीं थे कि कितना हड्डी हुआ करता होगा। तो बेसिकली कभी कभी लोगों को यह दिक्कत होती है। आपको क्या करना है, मैकेनिज्म पर काम करना है, पूरा प्रोसेस को मैच करा लीजिएगा, काम हो जाएगा। अब आप हमसे पूछेगा कि कौन कौन चैप्टर पर ध्यान दें, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाम सुना होगा। ई चैप्टर से एगो क्वेश्चन हमेशा रहता है, यानी आपको इसको पढ़ना है तो सब ग्लैंड पढ़ना पड़ेगा। ग्लैंड जिसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। अब ग्रंथि दो है, जिससे निकलेगा उसका मतलब है कि वो एक्सोक्राइन है, बहिस्रावी ग्रंथि है, और जिसमें रिस करके निकलेगा वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, तो आपके शरीर में पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, नियंत्रण एवं समन्वय काम करती है। जैसे हम यहां से काम करते हैं, ब्रेन में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है कि नहीं, यहां नीचे आते हैं तो थोराइड ग्लैंड है, किडनी के पास एडर्नल ग्लैंड है, ये सब का अपना काम है। फिर इसके नीचे जो है सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन में फीमेल सेक्स हार्मोन अलग है, मेल सेक्स हार्मोन अलग है। तो ये सारे चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्हें कि आए एक चैप्टर लिख दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल और फीमेल। आजकल पता नहीं सारे टीचर को क्या हो गया है कि जो आता है बायोलॉजी में पढ़ाने, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल एंड फीमेल पढ़ाता है। अरे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल बता रहे हो तो कम से कम एक काम करो, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बता दो। तो आप घबराइएगा नहीं। हम जितना आप चीजों आप आज हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा चीज पढ़ना पड़ेगा,
ये तो दरोगा के लिए हम सोचे भी नहीं थे। तो देखिए क्या है ना कि हम शुरू से बोल रहे हैं कि जितने बच्चों का पीटी में चयन हुआ है वो सब मिलकर के अपना ताकत लगाएगा, और उन ताकत में से जो बेहतर ताकत लगाएगा वही अंजाम तक अपना पहुंच करेगा। लोग बोलता भी है, और खासकर लड़कियों के लिए एक सूचना, जितनी लड़कियां देख रही होगी वीडियो, वो अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि अभी आपका पीटी हुआ है, अपने आप को दरोगा समझना बंद कर दीजिएगा। अभी आपको मेंस देना है, अभी आपको फिजिकल देना है, और आपके लिए सबसे बड़ा एक सबब जो है वो है मेरिट। आप दौड़ भी जाइएगा, बाद में आपका आप ही का मेरिट सबसे ज्यादा बनने जा रहा है, उस मेरिट में ज्यादा फाइट होने जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा, और वहां पर आपको हर हाल में अपने मेंस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और रही बात पीटी का, तो पीटी का बात आप भूल जाइए, पीटी का कहानी खत्म हो चुका है। पीटी आयरन गेट आप तोड़ के अंदर चले आए, अब अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, और जो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाइएगा वो डबल स्टार लेकर के राजगीर के ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाइएगा। अदरवाइज आपको हमेशा एक दिमाग में चलते रहेगा कि मेरिट मेरिट मेरिट। मेरिट को बनाना है तो एकदम तरीके से आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है। अब देखिए क्या है कि इसमें डाइजेशन का प्रोसेस सब बता दिए, ग्लैंड का सिस्टम पढ़ना है, पीयूष ग्रंथि किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड क्या है, एड्रेनल ग्लैंड किसको बोलते हैं, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, इस तरह का। और थायराइड का थोड़ा उल्टा नाम था इसलिए बोले नहीं, अबटू ग्रंथि उसको बोलते हैं। अबटू हिंदी ज्यादा नहीं पढ़ी है बायोलॉजी में, क्योंकि हिंदी ज्यादा पढ़िएगा तो आप पता नहीं शुद्ध हिंदी में हो जाइएगा। अब क्योंकि कुछ बायोलॉजी का शब्द हिंदी में बोलेंगे तो आप लोग को बड़ा गजब लगेगा। नाम है फुफ्फुसपीय धमनी, बोलने में जीव उल्टेगा नहीं, फुफ्फुसपीय लगेगा, फूफा को बुला रहे हैं कि फुआ को बुला रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। फुफ्फुसपीय धमनी, ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा, तो इन सवालों पर आपको फंसना नहीं है। देखिए बायोलॉजी का मेन कंसेप्ट यही है। अब देखिए बायो में मैकेनिज्म पर ध्यान देना, और हमने कहा भी था कि हम पीडीएफ फाइल में बायोलॉजी का पूरा लिख करके आपको चैप्टर बाय चैप्टर 10 या 15-20 चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिख कर दे देंगे। अब देखिए दूसरे नंबर पर हम लोग का फिजिक्स, इसको थोड़ा समझिएगा। बायोलॉजी थोड़ा पता लग रहा होगा, लेकिन जो एस्पायरेंट है उसको फिजिक्स बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिजिक्स में आप जो है घटना का जो उदाहरण है उसको याद करना बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, फिजिक्स में पढ़ना है एकदम कैसे। फिजिक्स में जैसे आपको चैप्टर पढ़ना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चैप्टर तय कीजिए। जैसे आप चैप्टर तय कर लिए कि भाई हमको पढ़ना है मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म का पूरा कंसेप्ट डेवलप कीजिए। मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट पूरा डेवलप हो जाएगा। जैसे आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो पूरा करना है कि भाई उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारा चीज क्या क्या है, पूरा एकदम कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए, बढ़िया सी चीजों को पढ़िए। जैसे उसमें आपको चैप्टर पढ़ना है वेव्स, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अल्ट्रासोनिक क्या होते हैं, सोनिक किसको बोलते हैं, हाइपरसोनिक क्या होता है, सारा चीज बढ़िया से कीजिए। आपको जाना पड़ेगा कि आवृत्ति क्या है, एन क्या है, टी क्या है, आवृत्ति घटता है बढ़ता है, आवर्त काल पर क्या फर्क पड़ता है, वो सब चीज का एक आपके पास कंजुगेशन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ना कि फिजिक्स को अगर आप कर रहे हैं तो फिजिक्स में सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले उसके यूनिट पर काम कीजिए। सबके यूनिट पर काम करके उसके डायमेंशन पर काम कीजिए। यूनिट पर कीजिए, डायमेंशन पे कीजिए। यूनिट क्लियर हो जाएगा, डायमेंशन को कोरिलेट कर दीजिए। एक काम कर सकते हैं। दूसरा एक सेक्शन है कि काइनेटिक्स चैप्टर में अब न्यूटन लॉ के पर नहीं जाता है। अब जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो थोड़ा काइनेटिक्स में और थोड़ा अंदर जाके सवाल आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि उस जब गति आप पढ़िएगा तो उसमें गति में से आप देखिएगा कि बैलेंसिंग मोड में कौन कौन सा फोर्स लगता है। जैसे W बराबर एफ कॉस थीटा आप सुने होंगे, mg sin थीटा का कंसेप्ट सुने होंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। अगर हमसे डायरेक्ट पूछेगा कि फिजिक्स में सर कौन कौन सा सेक्शन बहुत मजेदार रहेगा, तो हम तो आपको डायरेक्ट बोलेंगे जो बिहेवियर है। जैसे आपके यहाँ बिजली जलता है तो उसका खपत हो रहा है, तो खपत पर से क्वेश्चन देख लीजिए। हमसे पूछिएगा सवाल तो हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि जो फ़ारेनहाइट का स्केल है उसका जो सेंटीग्रेड में कन्वर्जन होता है F-32/180 बराबर C/100 बराबर R/80 और 273 प्लस T जो सेल्सियस और सेंटीग्रेड का कंसेप्ट है उस पर आप काम कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आपका काम मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो जाएगा। और हमसे और पूछिएगा कि सर और कौन सा चैप्टर पर ध्यान दे दें, तो हम तो बोलेंगे कि हल्का सा जो है ना, जो एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, जो ब्रह्मांड से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान लगा दीजिए, तो क्वेश्चन आपका पक्का होगा। रहा बात सबसे ज्यादा फंसाने वाला केमिस्ट्री में, देखिए केमिस्ट्री और हिस्ट्री में हमको अंतर नहीं बुझाता है। केमिस्ट्री से एक बात याद आया कि एक बार क्या हुआ था कि एक आदमी पूछ रहा था कि सर किसी कॉलेज में गया, पूछा कि केमिस्ट्री के कोपड़ा साहब किधर मिलेंगे। बोला पागल हो क्या, वो चोपड़ा साहब है ना जी, कोपड़ा बोलते हो। बोला तो केमिस्ट्री तो CH से क हो गया, तो CH से, अच्छा केमिस्ट्री तो कोपड़ा नहीं हुए, CH से क और
वो कोपड़ा हो गए? नहीं नहीं, CS से चौ होता है। तो इस बार जाके फिर कॉलेज में पूछता है कि केमिस्ट्री के चोपड़ा साहब किधर मिलेंगे? बोला कि केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। बोला पहले कंफर्म कर दो कि CS से क होगा कि CS से चौ होगा। तो बड़ा भयावह स्थिति है। तो केमिस्ट्री का जो अंदाज है ना, वो एकदम हिस्ट्री वाला है। इनऑर्गेनिक वाले सेशन में जाइए तो खाली रटना ही पड़ेगा। और हम लोग को हमेशा लगता था कि इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेहतर है, लेकिन आजकल देख रहे हैं रिएक्शनरी व्यू पर क्वेश्चन पूछ रहा है। और यह चाहिएगा कि हर क्वेश्चन को हम बना ही लें, तो ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ, जो उस लेवल से थोड़ा ऊपर का जाएगा क्वेश्चन, उस पर काम करना है। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का बेस लेवल तैयार करना है, तो सबसे पहले आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सिस्टम एकदम अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, हुन्स रूल क्या है, ऑब्बो प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, ये जो क्वांटम थ्योरी है, अजीमुथल प्रिंसिपल या स्पिन क्वांटम, वो क्या होता है, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िएगा, खुद ब खुद आपका केमिकल बॉन्डिंग पर अच्छा पकड़ हो जाएगा। तो जो बेस चैप्टर उसको पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री पर थोड़ा अप्रोच कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक में आपसे वो सब रेजोनेंस का चैप्टर नहीं पूछेगा, लेकिन कम से कम आपका जो है ना, इंडियन जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC के नेम है, उस पर थोड़ा ध्यान लगा दीजिएगा। एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, एल्काइल क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं, डाइथाइल ईथर किसको बोलते हैं, ये सब चीज को थोड़ा सा अच्छा कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का भी काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि आप इन चीजों को सुन लीजिए, इसके बाद हम एक पेज बना करके 3 पेज में, एक पेज में बायोलॉजी का कौन कौन चैप्टर पर आप ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का किस किस चैप्टर पे आप ध्यान दीजिएगा, और केमिस्ट्री का कौन कौन सा चैप्टर में आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरे ख्याल से उस चैप्टर को निकालिएगा, जो चैप्टर क्लियर उसको डबल टिक कीजिएगा, उसका MCQ बना के देखिएगा। एक बार सब बैठ करके क्वेश्चन बनाने का कोशिश मत कीजिएगा, पहले कंसेप्ट बनाइएगा उस खास चैप्टर का। जैसे आपने मान लिया कि आप जो है ना, आपको पढ़ना हीट चैप्टर, तो पहले हीट का पूरा एक कंसेप्ट बना लीजिए कि भाई हीट चैप्टर में क्या क्या है। जैसे PV बराबर nRT का क्या कंसेप्ट है, PV गामा कांस्टेंट का क्या कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट डेवलप कर लीजिएगा, तब हीट का चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आप जान जाइएगा फ़ारेनहाइट का स्केल क्या है, सेंटीग्रेड क्या क्या है, केल्विन ताप कैसा होता है, ये सब चीज छोटा छोटा जानना पड़ेगा। उसमें से कुछ कुछ आपको जो है ना, उष्मारोधी का, यानी कि जो उष्मा का जो ऑब्जॉर्व करने वाला होता है, उसका कुछ कुछ आपके पास थ्योरी आएगा। थ्योरी को थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि आजकल पूछ रहा है, आजकल वो भी सवाल आपसे पूछ रहा है, तो उन सवालों पे थ्योरी एक बार देख लीजिएगा और थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इतना काम कर लो बाबू, साइंस बढ़िया हो जाएगा। और साइंस बढ़िया हो जाएगा तो पक्का है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने का चांस बनता है, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री जो ना फ्लैट क्वेश्चन पूछेगा। आप जो अंतर बना पाएंगे वो विज्ञान में भी बना पाएंगे, और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो अब ये है ना कि इस बोर्ड पर तो लिखना पॉसिबल नहीं कि हम एक एक करके धीरे धीरे लिखें और आप चीजों को राइट डाउन कीजिएगा। हम चाहते हैं इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और 3 पेज का हम क्या करेंगे कि चैप्टर बाय चैप्टर, जैसा हम इस बार सब भारतीय संविधान में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, भारतीय इतिहास का कौन कौन सा टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, भूगोल, भारतीय भूगोल में कौन कौन सा टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, वो सब एक PDF फाइल बना करके आपको हम आप तक पहुंचा देंगे। बस आप क्या कीजिए कि आप बने रहिए, इस चैनल पर बने रहिए। और हम बहुत कम ऐसे वक्त होते हैं जब हम बोलते हैं बच्चों को कि हमारे इस प्रयास को आप लोग अपने तरफ से पॉजिटिव सेंस दें। पॉजिटिव सेंस का मतलब है कि आप लोग जब तक हमें सामने नहीं लाइएगा, हमें एक्सपोज नहीं कीजिएगा, तो हमारे ऊर्जा में एक जिसको बोलते हैं बड़ा बदलाव, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन में हमें मजा आता नहीं है, और ऑनलाइन में मजा तब आएगा जब आप हमें उस जगह पर पहुंचाइएगा। और ये पता है कि जब जब आप चाहे हैं, ये विद्यार्थी चाहे तो किसी टीचर को एक जिसको बोलते हैं कि एपेक्स लेवल पर पहुंचाना इसी विद्यार्थी के हाथों में है। तो आपसे ये निवेदन है कि जो कुछ भी टेक्नोलॉजी से संबंधित बातें हैं, जो कुछ भी इससे रिलेटेड बातें हैं, वो हमारे साथ कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एंथुसियास्टिक मूड में आए और आपको पढ़ाने का काम करें। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंप्लीटली इस पूरे चैप्टर में कैसे चैप्टर वाइज पर हम लोग बात करते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा। जय हिंद, जय भारत।